नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं स्वागत चित्रांग नेट जेआरएफ की सीरीज के अंदर आपका फिर से पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो हम आज फिर से वही 50 क्वेश्चंस का जो शेड्यूल है उसी को रखते हुए आज की कक्षा का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले ही क्वेश्चंस के साथ में। क्या है, निम्नलिखित में से किसे अपक्षरण के आदर्श सामान्य चक्र की युवा अवस्था की विशेषता नहीं समझा जाता है? क्या नहीं समझा जाता है? ठीक, तो गोर्ज को तो समझा जाता है, नदी अपहरण को समझा जाता है, जलज गर्तिका को समझा जाता है, लेकिन प्राकृतिक तटबंध को आपके अपक्षरण के आदर्श सामान्य चक्र की युवा अवस्था की विशेषता नहीं समझा जाता। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इसकी, क्योंकि नदी की युवावस्था में बनने वाली स्थलाकृतियां निम्न हैं। कभी पूछ ले कि युवावस्थाएं कौन कौन सी हैं, आकृतियां नदी के द्वारा निर्मित होती हैं, तो बी आकार की घाटियां, गॉर्ज, कैनियन, जलगर्तिकाएं, संरचनात्मक सोपान और नदी वेदिकाएं सभी के सभी नदी की जो युवावस्था है उसके अंदर देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे बात करूं मैं आपसे, आगे क्या कह रहा है। ठीक, तो आगे हमारे सामने स्थल खंड में उत्थान, क्या स्थल खंड में उत्थान के पश्चात वर्षा का जल ढाल के अनुसार बहने लगता है। उत्थान के पश्चात का होता, वर्षा का जो जल है वो ढाल के अनुसार बहने लगता है और अपवाह क्रम स्थापित हो जाता है। ढाल के अनुरूप बहने वाली नदियों को अनुवर्ती नदियां कहते हैं। ढाल के जैसा ढाल है उसके अनुसार अगर नदियां बहती हैं तो उनको अनुवर्ती नदियां कहते हैं। इस अवस्था में नदी लांबिक अपरदन तथा अभिशीर्ष कटाक्ष अधिक करती हैं और नदियों के बीच के दोआब या जल विभाजक, क्या जल विभाजनक काफी चौड़े तथा नीचे होते हैं। गार्ज, कैनियन, बी आकार की घाटियां, जलप्रपात, चिप्रिका आदि इस अवस्था की मुख्य आकृतियां हैं। नदी अपहरण इस अवस्था की मुख्य घटना है। जैसे जैसे अपरदन वक्र आगे बढ़ता है जलप्रपात तथा चिप्रिकाएं पीछे की ओर हटती जाती हैं। आगे बात करूं, युवा अवस्था के अंत तक ये प्राय लुप्त हो जाती हैं। ठीक, आगे प्राकृतिक तटबंध नदी के निरीक्षात्मक कार्य के फलस्वरूप निर्मित हुआ है। नदी के दोनों किनारों पर मिट्टियों के जमाव द्वारा बने लंबे लंबे बांधों को, जो कि कम ऊंचाई वाले कटक के समान होते हैं, उन्हें तटबंध कहा जाता है। तटबंध कहा जाता है। नेक्स्ट की बात करूं मैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, वायु की दिशा के दाहिने कोणों पर बनी लंबी कटकों के रूप में निर्मित बालू का टिब्बों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं उनको? अनुप्रस्थ टिब्बे। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ टिब्बे। ठीक, अब क्वेश्चन है हमारे तरफ, एक तरफ विद्वान और दूसरी तरफ सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है ना, इसको मिलान करते हैं। चलिए, तो एक तरफ बात करूं हैरियस, इनकी हम कई बार बात कर चुके हैं। हैरियस के जो सिद्धांत से संबंधित है समुद्री सतह फैलाव सिद्धांत से, हॉल तथा डाबा संबंधित है भू अवनति का सिद्धांत से, जेफ्रे संबंधित है आपके तापीय सिंकुड़न के सिद्धांत से, और हट्टन संबंधित है एक रूपता का सिद्धांत। एक रूपता सिद्धांत हट्टन, जेफ्रे तापीय सिंकुड़न का सिद्धांत, हॉल तथा डाबा भूषणति का सिद्धांत, हैरी है समुद्री फैलाव के सिद्धांत से है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके, ये किसने कहा कि उत्थान की क्रिया के अनुसार ढाल परिच्छेदिका उन्नतोदर समतल या नतोदर होती है? तो किसके अनुसार कहा गया था? बिल्कुल फ्रैंक के द्वारा। ठीक, फ्रैंक ने कहा कि उत्थान की क्रिया के अनुसार ढाल परिच्छेदिका उन्नतोदर समतल या नतोदर होती है। और जर्मन वैज्ञानिक वाल्टर फ्रैंक ने डेविस की समय जो निर्भर स्थल रूप की संकल्पना तथा भौगोलिक चक्र को अस्वीकार करते हुए स्थल रूपों के उद्भव एवं विकास की व्याख्या के लिए मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम का जो, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, आकृति विश्लेषण मॉडल का प्रतिपादन किया था। किसने? तो ये क्या था आपके, बिल्कुल जर्मन के जो वाल्टर फ्रैंक थे उनके द्वारा। फ्रैंक के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य बहिर्जातीय प्रक्रमों तथा आकृतिक विशेषताओं के आधार पर धरातलीय संचरण के विकास एवं उसके कारणों का पता करना था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, कथन कारण से। कथन है हवाई द्वीप ज्वालामुखी
हवाई द्वीप ज्वालामुखी उद्गार के स्थल हैं, बिल्कुल हैं। अभिसारी प्लेट के सीमांत ज्वालामुखी उद्गार के स्थल हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा सत्य है। तो बिल्कुल ये और भी दोनों सही है, लेकिन व्याख्या से नहीं है, क्योंकि हम थोड़ी देर पहले या कक्षा जो इससे पहले की पढ़ी थी उसमें क्या देख के आए थे कि हवाई द्वीप पर कौन से हमें ज्वालामुखी उद्गार के स्थल देखने को मिलते हैं, और अभिसारी प्लेट के सीमांत ज्वालामुखी उद्गार के स्थल कहलाते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा याद रखना, हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। हवाई द्वीप महाद्वीपीय प्लेट है तथा प्रशांत महासागरीय सागरीय प्लेटों का है। इसके अंदर क्या अभिसरण होता है, जिस कारण सक्रिय ज्वालामुखियों का उद्गार देखने को मिलता है। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? दिखाई दे रहा है? सही से नहीं दे रहा? अच्छा, अब भी 1 मिनट रुको तो फिर। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक, चले चलिए तो फिर अच्छा ये भी नहीं है। बिल्कुल आ गए हम, ये वाला। ठीक, इससे पहले कहा था क्वेश्चन, ये तो हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और निम्नलिखित को सुमेलित करना है, उनके नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करना। तो हम सीधे सुमेलित को ही पढ़ देते हैं। पहला, कृष्ण चक्र की बात करें बिजिक के द्वारा, और पेंडिमेंट निर्माण का चादरीय प्रभाव सिद्धांत मैक बी के द्वारा, और पैडी प्लेन की संकल्पना कास्ट प्रदेशों में प्राकृतिक पुलों का निर्माण किसके द्वारा? तो पहली पैडी प्लेन की बात करते हैं तो किसके द्वारा? मैक्सन तथा एंडरसन के द्वारा। ठीक है, और कास्ट प्रदेशों में प्राकृतिक किसके द्वारा दिया गया? वुडवर्थ के द्वारा दिया गया था। ठीक, आगे इसकी भी हम कई बार बात कर ही चुके हैं, वर्तमान भूत की कुंजी है। ठीक वर्तमान भूत की कुंजी है, ये किसने कहा था? तो एक रूपता बाद के अंदर देखने को मिलता है, और इसके जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? जेम्स हट्टन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से पटल विवर्तनी की सिद्धांत किसके उद्गम और अवस्थिति को स्पष्ट करने में सहायक नहीं है? तो बिल्कुल किसके में नहीं है? तो ये भूकंप में सहायक है, पर्वतों में सहायक है, और प्रमुख समुद्री तल के लक्षणों में, लेकिन समुद्री धाराओं के अंदर ये सहायक नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्लेट विवर्तनी सिद्धांत भूकंप, पर्वत तथा समुद्री तल के लक्षण के उद्गम और अवस्थिति को स्पष्ट करने में सहायक है। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के अनुसार जब महाद्वीपीय व महासागरीय प्लेटों का अभिसरण होता है तब महासागरीय प्लेट भारी होने के कारण महाद्वीपीय प्लेट के नीचे आ जाती है। महाद्वीपीय प्लेट के कहाँ से हो जाती है? नीचे आ जाती है, जिस कारण ज्वालामुखी उद्गार होता है। इसका प्रमुख उदाहरण दक्षिण अमेरिका महाद्वीपीय प्लेट के नीचे प्रशांत महासागरीय प्लेट के क्षेपण करने से एंडीज पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार मध्य सागरीय कटक के द्वारा समुद्री नितल का निर्माण हुआ है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने, कथन और कारण से संबंधित। ठीक है, दो अलग अलग घनत्व वाली वायु राशियों की सीमा को वाताग्र कहते हैं। बिल्कुल हम पढ़ चुके हैं, दो अलग अलग जो घनत्व वाली वायु राशियां मिलेंगी उस वाले क्षेत्र को क्या कह देंगे? हम वाताग्र कह देंगे। ठीक, आगे घनत्व में अंतर तापमान और आर्द्रता के अंतर के कारण होता है। बिल्कुल घनत्व के अंदर जो तापमान होता है वह आर्द्रता वह के कारण होता है। ये भी दोनों सही है, लेकिन व्याख्या या स्पष्टीकरण से संबंधित कोई भी चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10,
निम्नलिखित में से कौन सी पवन हेडले सेल के क्षेत्र में आती है? आपको बताना है इनमें से कौन सी पवन है जो हेडले सेल में आती है। तो कौन सी आती है? व्यापारिक पवनें, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र 0 से 5 डिग्री हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। पुनः 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों पर वायुमंडलीय दाब के अधिक होने पर उतरने लगती हैं, जिससे वायुमंडल में एक वायु परिसंच का निर्माण होता है, जिसे हेडली कोशिकाएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने, निम्नलिखित में से उस स्थिति में कौन सा सही है जब दाब प्रवणता बल कोरियोलिस बल उत्पन्न करता है, उत्पन्न हवा प्रवाह पर समान रूप से प्रभाव डालते हैं? तो कौन सा है? भूविक्षेपी बल। कौन सा? भूविक्षेपी बल। आगे बात करूं मैं 12 की, तापमान में रुद्धोष्म परिवर्तन शब्द से तात्पर्य है तो क्या है? संपीड़न और विस्तार के माध्यम से आरोही या अवरोही वायु का तापन और शीतलन। क्या है? संपीड़न और विस्तार के माध्यम से आरोही या अवरोही वायु का जो तापन और शीतलन है, ठीक है ना। क्योंकि जब क्षोभमंडल में ताप की मात्रा पर वायुमंडलीय घनत्व, कौन सा? वायुमंडलीय घनत्व, आयतन का विस्तार तथा संकुचन आदि कारकों का प्रभाव पड़ता है, जब इन कारकों से अथवा इनके प्रभाव में बिना किसी बाह्य स्रोत से प्राप्त किए अथवा निर्गत किए गए वायुमंडलीय ताप में परिवर्तन होता है, तब इस परिवर्तन की जो रुद्धोष्म कहलाता है। क्या कहलाता है? रुद्धोष्म परिवर्तन कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 13। बिल्कुल, तो क्या है हमारे सामने? शहरी क्षेत्रों में रात में होने वाले न्यून स्तर पर तापमान विलोमीकरण के क्या प्रभाव होते हैं? तो क्या प्रभाव होते हैं? उसके प्रभाव होते हैं आपके सामने, प्रदूषकों के जमाव होने से भारी धुंध हो जाती है। बिल्कुल, और बात करें असामान्य रूप से पवन चलती हैं, ठीक है ना। तो ए और सी नहीं डी, यानी असामान्य रूप से पवन स्थिर हो जाती है। कब? जब शहरी क्षेत्र में रात में होने वाले न्यून स्तर पर तापमान विलोमीकरण के प्रभाव दिखाई देते हैं कि अत्यधिक तो धुंध जमाई दे देती है और जो वायु होती है वो स्थिर सी हो जाती है। ठीक, बिल्कुल, जैसे हम बात करते हैं 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, तो इनकी हम ज़्यादा बात करेंगे नहीं, इन सब की बातें कर रखी हमने। वर्षण से संबंधित हिमकृष्टीकरण सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? आपके वर्ज-रॉन ने। किसने? वर्ज-रॉन ने। अस्थिर मेघ में हिमांक के नीचे तापमान होने पर जल की बूंदें तथा हिमकण साथ साथ होते हैं। वायु की सापेक्षिक आर्द्रता जल की सतह की अपेक्षा हिम सतह पर अधिक होती है। जब तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है तो वायुमंडलीय वाष्प दाब जल सतह की अपेक्षा हिम सतह पर तेजी से घटता है, जिस कारण संतृप्त वाष्प दाब हिमतल की अपेक्षा जल तल पर अधिक हो जाता है, यानी कि आपके जो जलतल है उस पर अधिक देखने को मिल जाता है। इसी स्थिति में जल बूंदों का वाष्पीकरण हो जाता है और हिमकण के चारों ओर संग्रहित हो जाता है और सने सने हिमकण बढ़ते जाते हैं, यानी धीरे धीरे। जब ये हिमकण बड़े आकार के हो जाते हैं तो वर्षण का रूप ले लेता है। भारतीय तट के निम्नलिखित भागों में से कौन सा तट ऐसा संयुक्त तट है जो अधोगामी व उद्गामी दोनों के प्रमाण को प्रदर्शित करता है? तो कौन सा है? मालाबार तट वाला। आपके किस किस को? अधोगामी और उद्गामी दोनों को क्या करेगा? प्रदर्शित करने का काम करेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्विन का दशाव सिद्धांत किससे संबंधित है? डार्विन का दशाव सिद्धांत किससे संबंधित है? तो समुद्री सोपान, अपरदन चक्र, ज्वार भाटा और प्रवाल वित्तियां। तो किससे संबंधित है? प्रवाल वित्तियों से। डार्विन का दशाव सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रवाल वित्तियों से। 1867 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन ने प्रवाल वित्तियों से संबंधित अपतलन सिद्धांत प्रस्तुत किया और सिद्धांत के अनुसार पहले अनुतटीय प्रवाल वित्ति का निर्माण होगा, उपयुक्त भौगोलिक दशाओं में होता है। ठीक है, तत्पश्चात सागर तल में अपतलन के कारण भित्ति आधारहीन निगमन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे सामने, फ्योर्ड तटरेखा निम्नलिखित
के कारण निर्मित होती है। तो किसके कारण निर्मित होती है? तो हिमनदित तट का अधोगमन। कौन किसके कारण? हिमनदित तट के अधोगमन के कारण, क्योंकि उच्च अक्षांशों में जलमग्न हिमानीकृत घाटियों को फ्योर्ड कहते हैं। उच्च जो अक्षांश होते हैं उनमें जलमग्न हिमानीकृत घाटियों को फ्योर्ड कहते हैं। और फ्योर्ड एक प्रकार का तट होता है जिसका विकास यद्यपि दोनों गोलार्धों में होता है, परंतु ये प्रमुख रूप से न्यूजीलैंड, चिली, अलास्का, ब्रिटिश कोलंबिया, नॉर्वे में अधिकता से मिलता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे सामने। सुनामी निम्नलिखित के कारण पैदा होती है। तो सुनामी किसके कारण पैदा होती है? अंतः समुद्रीय भूकंप के कारण। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। और 19 है हमारे सामने, निम्नलिखित तल छट निक्षेप में से कौन सा समुद्र के तल के सबसे बड़े प्रतिशत भाग को ढक देता है? तो कौन ढक देता है? स्थल जात। कौन? स्थल जात ढक देता है, क्योंकि स्थल जात निक्षेप समुद्र के तल के सबसे बड़े प्रतिशत भाग तो ढकने के लिए ढक देता है। वहीं बात करें हम जो धरातलीय भाग पर अक्षय की क्रिया के कारण चट्टानों में विघटन तथा फ्यूजन होता है, जिस कारण चट्टानें बारीक से लेकर बड़े बड़े जो टुकड़े हैं उनमें बिखर जाती हैं, जिन्हें भूमिज पदार्थ कहते हैं। अपरदन के कारण इन पदार्थों का परिवहन करके इन्हें महासागरों में जमा करना क्या कर देते हैं? ये प्रारंभ कर देते हैं। अपरदन यानी कि टूट करके दूसरे में जाना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हालांकि ये उस टाइम यूजीसी नेट ने क्या दिया था? आपके बोनस दिया था। ठीक है, सॉरी, ये बंद करो इसको, डस्टर। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? यह किया था आपके एजी टांसले ने। किसने? एजी टांसले ने 1935 में। ठीक, अब दिया गया है हमें एक तरफ सूची 1 और सूची 2, इन दोनों को हमें वापस सम्मिलित करना है या सुमिलित करना है। जैसे मैं बात करूं, भुज भूकंप 2001, रियो विश्व शिखर सम्मेलन 2002, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, और सैंडी तूफान कब? 2012 में। सैंडी तूफान 2012 विश्व पर्यावरण दिवस हम 5 जून को मनाते ही हैं। और रियो विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में आयोजित किया गया था। भुज भूकंप आया था 2001 के अंदर। जब हम ब्राजील के रियो डी जेनेरो की बात करते हैं तो 1992 के अंदर जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस वर्ष क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे? ठीक है, आपको ये बताना है किस वर्ष जो हस्ताक्षर किए गए थे। तो किस वर्ष किए गए थे आपके? 1997 में। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुआ था। इस तरह संधि में शामिल 37 विकसित देशों से समूह रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 के स्तर पर लाने के लिए 2008 से 2012 तक 5.2 कटौती करने का प्रावधान रखा गया था। ठीक है, 1997 के अंदर हस्ताक्षर किए गए थे। कथन और कारण से अभिकथन है हमारा, व्यवहारिक भूगोल अब रचनात्मक या संक्रमणता के ज्ञान शास्त्र के काफ़ी नज़दीक आ रहा है। ठीक, जैसा कि नव कांटिनीय दर्शन शास्त्री और मनोवैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था या प्रतिपादित किया था। तर्क है उसके संबंध में कि बाइट, किर्केगॉर्ड और कैटस जैसे भूगोलवेताओं ने भूगोल के व्यवहारिक आंदोलन के लिए विशिष्ट योगदान दिया है। अब बताना है ए सही है, ए आर दोनों सही है, सही स्पष्टीकरण है, या ए आर दोनों गलत है? बताओ फटाफट। तो बिल्कुल कौन सा सही हो जाएगा? मैं ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि जब हम व्यवहारिक भूगोल अब रचनात्मक भूगोल या संक्रमणता ज्ञान के कारण काफ़ी नज़दीक आ रहा है, जैसा कि नवकांटीय दर्शन शास्त्री और मनोवैज्ञानिकों ने प्रस्तावित किया है। इस व्यवहारिक भूगोल के विकास में महती योगदान बाइट, दिकर्त, गॉर्ड, कॉटस ने दिया है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं और कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, एक तरफ अमेरिकी भूगोलविद और दूसरी तरफ उनका योगदान दिया गया है। ठीक है,
जैसे मैं बात करूं कार्ल साउंडर की, किसकी? कार्ल साउंडर की। कार्ल साउंडर संबंधित है भूदृश्य की आकारिकी से, और एच बारोज संबंधित है मानव पारिस्थितिकी के रूप के भूगोल में, और डब्ल्यू.एम. डेविस अपरदन चक्र से, एम जेफरसन प्राइमेट सिटी का नियम। जेफरसन किससे? प्राइमेट सिटी का नियम। डब्ल्यू.एम. डेविस दिया था अपरदन चक्र, और एच बारोज के द्वारा मानव पारिस्थितिकी के रूप में भूगोल, और कार्ल साउंडर ने दिया था भूदृश्य की आकारिकी। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे सामने। क्या कह रहा है? एन इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी टू हिस्ट्री और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड का कार्य क्या है? तो इसका कार्य क्या है? फ्रेडरिक रेडजेल ने, किसने दिया था? इन एन इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ द ज्योग्राफी टू हिस्ट्री और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैनकाइंड, जो कार्य है किसके द्वारा? फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा प्रवर्तक थे, और जो आपके विडोल डी लाब्लॉस संभववाद के प्रवर्तक थे। चलिए बताइए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 20वीं शताब्दी के प्रथम चौथाई को जर्मन भूगोल का स्वर्ण युग माना जाता है। 20वीं शताब्दी के प्रथम चौथाई को जर्मन भूगोल का क्या माना जाता है? स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से इस काल के महान नेता हैं? तो कौन से हैं आपके इस काल के महान नेता? तो वो हैं आपके ए फ्रैंक और आपके बिल्कुल ए हैटनर। ए फ्रैंक और ए हैटनर प्रमुख, और जिनमें से हम बात करते हैं किसकी? भूगोल, जर्मन भूगोलवेत्ता हैटनर ने भूगोल के क्षेत्र में विवरण विज्ञान रूप में परिभाषित किया है। इनकी प्रमुख पुस्तकें निम्न है: यूरोप ज्योग्राफी, इट्स हिस्ट्री, कैरेक्टर एंड मेथड, और जनरल ज्योग्राफी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ें। निम्नलिखित में से किसने भूगोल का वर्गीकरण विज्ञान में किया है? वो आपको बताना है किसने विज्ञान में किया है। तो किसने किया है? इमैनुएल कांट के द्वारा। इमैनुएल कांट ने भूगोल का वर्गीकरण विज्ञान में किया है, और कांट ने विज्ञान भूगोल को दार्शनिक आधार प्रदान किया है। कांट का काल आधुनिक भौगोलिक विचार का विचार सम्मत काल यानी क्लासिफिकेशन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रेडजेल के लेवेंसरम की संकल्पना में के संबंध में सही है? वो हमको बताना है। ठीक है। तो हम बात करें, ये भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें जीव विकसित होते हैं। बिल्कुल लेवेंसरम का जो सिद्धांत है उसके अंदर ये संकल्पना है, उसमें कहा गया है कि ये वह भौगोलिक क्षेत्र है जिसके अंदर जिसमें जीव विकसित होते हैं। ठीक है। और लास्ट इनका जो सही है, ये लोगों के संलग्न निवास क्षेत्र से बाहर लोगों की आर्थिक सांस्कृतिक क्रियाकलाप, इसमें स्थानिक संगठन और भौतिक विशेष प्रतिवेश के रूप में मानव और समाज के बीच के संबंधों की चर्चा नहीं। यह भू राजनीति के बारे में बताता है और राज्य के दृष्टिकोण से स्थान की व्याख्या करता है। बिल्कुल। तो 1 और 4 सही है। 1 और 4 सही है। सॉरी 4 नहीं 3 सही है। यानी कि ये भू राजनीतिकरण को नहीं, इसमें स्थानिक संगठन और भौतिक परिवेश के रूप में मानव तथा समाज के बीच के जो संबंध है उस पर चर्चा की गई है। वापस से याद रखना, रेडजेल का जो लेवेंसरम का संकल्पना थी, ये भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें क्या होगा, जिसमें जीव विकसित होते हैं। आगे बात करूं, इसमें स्थानिक संगठन है, इसके भौतिक प्रतिवेश के रूप में मानव और समाज के बीच संबंधों पर चर्चा की जाती है। ठीक। हाँ माफ करना, हाँ बाय मिस्टेक। चलिए दूसरा बताइए आप। तो मानवतावादी भूगोल में प्रत्यक्षवाद और मात्रात्मक को अस्वीकार करता है। तर्क है, मानवतावादी भूगोल स्थान और स्थल भूदृश्य के निर्माण में मानव एजेंसी और इसकी रचनात्मक भूमिका पर बल देता है। ठीक है। तो चलिए बताओ। तो इस संबंध में ए और आर दोनों सही है, क्योंकि प्रत्यक्षवाद तथा मात्रात्मक क्रांति के फलस्वरूप भूगोल के गणितीय आंकड़ों का अधिक प्रयोग होने लगा, जिसके फलस्वरूप मानवीय पक्षों की अवहेलना होने लगी। इसके फलस्वरूप मानवतावादी भूगोल का उदय हुआ है। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। और फिर पूछा गया है,
कि कौन से भूगोल के विकास में अरब भूगोलवेत्ताओं का सही कालानुक्रम है। तो पहले अल बरूनी, अल इदरशी, अल बतूता और इब्न खालदून, ठीक है, इनका सही अनुक्रम है। अल बरूनी के प्रमुख ग्रंथ हैं किताब अल हिंद, अल कानून अल मसूदी, द फेस्टेज ऑफ द फास्ट, अथर अल वकिया, तारीकुल हिंद। हम भाई बात करते हैं किसके, अल इसरदी ने 1154 में एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था उनके लिए मनोरंजन जो विश्व भ्रमण की इच्छा रखता है। इब्न बतूता की पुस्तक थी रेहाला और इब्न खालदून की महत्वपूर्ण कृति थी मुकदीमाए। आगे, भारत में निम्नलिखित मापदंडों में से कौन सा शहर की परिभाषा में हाल के दशकों में अलग अलग जनगणनाओं में अलग अलग लागू किया गया है। तो कौन सा है, कार्यरत जनसंख्या का, ठीक। चलिए, सिद्धांत और सिद्धांतकार के नाम दिए गए, सीधा सिद्धांतकार के नाम ही पढ़ते हैं। जैसे हम बात करें स्थानिक अखंडता का सिद्धांत जॉन फ्रीडमैन के द्वारा दिया गया था, और नेवेंस मेसी प्रसार का सिद्धांत टी हैंगर स्टैंड के द्वारा दिया गया था। आश्रितता का सिद्धांत दिया था एजे फ्रैंक ने, और वृत्ताकार और संचयी कारण तत्व का सिद्धांत दिया था जी मिर्डल ने। किसने, जी मिर्डल के द्वारा दिया गया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 33, इंफॉर्मेशनल सिटी शब्दावली बनाई है। तो किसने बनाई है, इमैनुएल कॉस्टेलस ने। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल मानवीय परिस्थिति की अध्ययन पर आधारित है। तो कौन सा है, बर्गेस और पार्क का जो संकेंद्रीय मॉडल है वो आपके मानवीय परिस्थिति की अध्ययन पर आधारित है। मानवीय परिस्थिति की पर आधारित कौन सा है, बर्गेस और पार्क का संकेंद्रीय मॉडल। अब ये संकेंद्रीय मॉडल क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं कि नगरों की संरचना और विकास के सिद्धांत के रूप में सर्वप्रथम शिकागो के समाजशास्त्री बर्गेस ने 1920 के दशक में प्रस्तुत किया। बर्गेस ने इस मॉडल में बताया कि किसी नगर का विस्तार केंद्र से बाहर की ओर आर्य रूप में होता है, जिसमें संकेंद्रित कटिबंधों की श्रृंखला बन जाती है, ठीक। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 35, इस समय स्थल संपीड़न एक स्थानिक संकल्पना दी है। तो किसने दी है, तो ये दी है आपके डेविड हॉर्वे के द्वारा। समय स्थल संपीड़न स्थानिक संकल्पना 1989 में भूगोलवेत्ता डेविड हॉर्वे ने दी है। ये संकल्पना समय और स्थल के बीच के संबंध को दर्शाती है, ठीक है। डेविड हार्वे की प्रमुख पुस्तकें थी एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी, सोशल जस्टिस एंड सोशलिस्ट सिस्टम, सोशल जस्टिस एंड सिटी। कथन और कारण से हैं, प्रतियोगिता मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में समय के साथ प्रादेशिकता कम होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कारण है, उत्पादन के कारक एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचलन करते हैं ताकि उनकी प्राप्ति की दर एक से अधिक हो सके या अधिक से अधिक देखने को मिल सके। इस संबंध में पूछा है कि कौन सा सही है, तो ये यार दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि जब हम प्रतियोगिता मुक्त जो बाजार अर्थव्यवस्था है उसके समय के साथ साथ जो प्रादेशिकता है वो कम करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उत्पादन के कारक एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचलन करते हैं ताकि उनकी प्राप्ति की दर अधिक से अधिक हो सके। इस तरह कथन और तर्क दोनों सत्य हैं एवं तर्क एवं कथन का सही स्पष्टीकरण भी देता है। क्वेश्चन नंबर 37, जब उच्च आय समूह आकर्षक आंतरिक नगर क्षेत्रों में पुराने घरों में पुनः बस जाते हैं और उनका जीर्णोद्धार करते हैं तो ये प्रक्रिया कहलाती है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, भद्रोलोकीकरण, ठीक है ना। जब उच्च आय समूह आकर्षक आंतरिक नगर क्षेत्रों में पुराने घरों में पुनः बस जाते हैं तो उनका जीर्णोद्धार करते हैं और ये प्रक्रिया कहलाती है आपकी भद्रोलोकीकरण। क्वेश्चन 38 है हमारे सामने, कार्य या पारिस्थितिकी एक विधि है जो सामान्यतः निम्नलिखित का विश्लेषण करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। किसका विश्लेषण करने के लिए लाई जाती है, तो आपके ये शहरी सामाजिक स्थानिक संरचना का कौन सी विधि लाई जाती है, तो ये आपके लाई जाती है पारिस्थितिकी विधि, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जल्दी हो जाएगा आज, कोई नहीं, एक दिन जल्दी से ही।
तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी। कार्यकीय पारिस्थितिकी एक विधि है जो सामान्यतः शहरी सामाजिक स्थानिक संरचना का विश्लेषण करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। आगे बात करूं मैं 39 की, निम्नलिखित में से मानव की खानाबदोशी की प्रतिक्रिया कौन सी है? तो कौन सी है वो आपके व्यापक क्षेत्र में सीमित संसाधनों का फैलाव। क्या? व्यापक क्षेत्र में सीमित संसाधनों का फैलाव, ये क्या कहलाती है? मानव की खानाबदोशी की प्रतिक्रिया या प्रक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके सामने। बोन-थ्यूनेन मॉडल के अनुसार निम्नलिखित आरेख में से प्रदर्शित 5 फसलों ए, बी, सी, डी और ई के भूमि लगान तथा दूरी के संबंधों को दर्शाया गया है। इसमें से फसल सी का प्रतिस्थानी स्थान कौन सा होगा वो हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें तो कोई सा नहीं होगा और ए और डी होगा, तो इसलिए तो हम इसकी बात ही नहीं करें। दिए गए मानचित्र में एक बृहद लोहा और इस्पात संयंत्र को अवस्थित करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थल निम्नलिखित में से चिन्हित होगा, वो हमको बताना है। एक तरफ क्या दिया गया है? लाइमस्टोन, एक तरफ हम कुकिंग कोयला, एक सी फोर्ट है और आपके इधर आयरन एरिया है, इधर रोड है, ये भी रोड है, इधर सॉफ्ट कॉयल देखने को मिलता है, यह रिवर चैनल देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो आप बताइए किस क्षेत्र में सर्वाधिक उपयुक्त होने को मिलेगा। ठीक है ना जी, ये सी है, ये बी है, ये डी है और ये ए है। तो हम बात करते हैं तो किसके अंदर सबसे अधिक देखने को मिलेगा? तो बिल्कुल जहाँ पर कच्चे इसको लोहे इस्पात के लिए क्या कच्चे माल की आवश्यकता होती है और सबसे अधिक कुकिंग कोयला की आवश्यकता होती है, तो डी के साथ। ठीक, चलिए तो बताइए। क्योंकि दिए गए मानचित्र में एक बृहद लोहा और इस्पात संयंत्र को अवस्थित करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थल डी होगा, क्योंकि इस स्थल के समीप कोयले की आपूर्ति, नदी जल स्रोत और कोयले की आपूर्ति के कारण कच्चे माल का परिवहन व्यय भी है वो नहीं लगेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 42। उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग पर चलने वाले जहाज विशुद्ध वृत्त मार्ग से दक्षिण की ओर चलने के लिए निम्नलिखित के कारण विवश होते हैं। किस कारण से विवश होते हैं वो हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपके लैब्राडोर की ठंडी जलधारा और खाड़ी की गर्म जलधारा के संपर्क से उत्पन्न कोहरे के कारण। बिल्कुल ठीक है। आगे हम बात करें वर्ष की कुछ ऋतुओं में लैब्राडोर की ठंडी जलधारा द्वारा लाए गए हिमशैलों के कारण। ये दो बड़े बड़े मेजर फैक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो उत्तरी आपका अटलांटिक महासागर है उसके मार्ग पर चलने वाले जहाज़ों को विशुद्ध वृहद मार्ग से दक्षिण की ओर चलने के लिए क्या होना पड़ता है? विवश होना पड़ता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 43। पाइपलाइन परिवहन का लाभ कौन सा नहीं है? तो इनमें से कोई सा नहीं था। हम देख लेते हैं कौन कौन से लाभ हैं। पाइपलाइन परिवहन के लिए निम्नलिखित दोष हैं। अच्छा, दोष पूछा कि लाभ पूछा? लाभ कौन सा नहीं है? ठीक है, यहाँ पर बताना है कौन कौन से दोष हैं। तो दोष हैं भूमिगत पाइपलाइनों में रिसाव का पता लगाने तथा उसकी मरम्मत करने में अत्यधिक कठिनाई अनुभव होती है। हमें पता नहीं चलता कि किस जगह पर रिसाव हो रहा है, क्योंकि बहुत लंबी एक ज़मीन स्थल के अंदर ये नीचे दबी हुई रहती है। ठीक है ना, तो इससे आसानी से पता नहीं लगा सकते। सेकंड है पाइपलाइनों की सुरक्षा व्यवस्था करना भी कठिन कार्य है। ठीक है। तीसरा है एक बार निर्माण के बाद इसकी क्षमता को घटाया बढ़ाया जा नहीं सकता। अगर ज़्यादा की आवश्यकता है तो भी आप इसको बड़ा नहीं कर सकते, ना ही इसको घटा सकते हो। पाइपलाइन परिवहन में लोच का अभाव होता है, इसे निश्चित स्थानों के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए भारी भरकम इलाकों के अंदर भी इसका प्रयोग कर सकते हो, नहीं, एक निश्चित स्थान के लिए इसका प्रयोग कर सकते हो। चलिए पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल, क्वेश्चन है हमारे सामने, उत्पाद के अंतिम संयोजन के लिए व्यक्तिगत अवयव विनिर्मित करने वाले उद्योगों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं इनको? अनुषंगी उद्योग। ठीक है ना, अंतिम संयोजन व्यक्तिगत अवयव
विनियमित करने वाले उद्योगों को अनुषंगी उद्योग कहा जाता है। ठीक, आगे बात करूँ मैं 45। चित्र में परिवहन नेटवर्क में किस अवस्थिति की अधिकतम अभिगम्यता है, वो आपको बताना है। किस में अधिगम्यता अधिक है? ए में अधिक है, 1 2 3 4 5 इतनी जगह जा रहा है, तो ए इज राइट। तो ये ए के अंदर, क्योंकि ये नेटवर्क के मध्य में स्थित है, या चारों ओर दिशाओं में परिवहन नेटवर्क गतिशील है, और अभिगम्यता से तात्पर्य उस स्थान से होता है जहां आसानी व सुविधापूर्वक पहुंचा जा सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे सामने। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण। जैसे पहले की बात करें हम, पहला है आपका जनजातीय धर्म जिसमें प्राकृतिक वस्तुएं को प्रेत राक्षस माना जाता है। जनजातीय धर्म जिसमें प्राकृतिक वस्तुएं उनको प्रेत राक्षस माना जाता है, उसे प्राय जीववाद के नाम से चरितांकित किया जाता है। बिल्कुल, एक पक्षीय धाराओं और प्रथाओं का पारिस्थितिकी आधार के साथ घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। तो इसी के कारण क्या हो जाता है, इनके अंदर घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है, यानी ए और आर दोनों सही और व्याख्या भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। वही कथन कारण से विश्व में भाषाओं के क्रमिक विकास तथा नस्लों के बीच व्यापक भिन्नता है। बिल्कुल, हम बात कर सकते हैं विश्व में भाषाओं के क्रमिक विकास के साथ साथ नस्लों के बीच में व्यापक भिन्नता देखने को मिलती है, क्योंकि भौगोलिक पार्थक्यता या अलगाव कई प्रकार की भाषाओं या नस्लों स्पीसीज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका करता है। बिल्कुल, ए और आर दोनों सही हैं और उसके स्पष्टीकरण की व्याख्या भी हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48। अभिकथन ए, देश और काल से संबंधित संस्कृति के प्रसार में भाषा मुख्य भूमिका अदा करती है। बिल्कुल करती है, किसी देश या काल से संबंधित जो संस्कृति के प्रसार है उसमें जो भाषा है मुख्य भूमिका अदा करती है। बिल्कुल करती है। भूगोलवेत्ता भिन्न भिन्न संस्कृतियों के पहचान के संकेत के रूप में प्राय भाषा का उपयोग करते हैं। तो ये थोड़ा सा दोनों सही लग रहे हैं, लेकिन स्पष्टीकरण व्याख्या नहीं हो रही, तो मतलब बी। क्योंकि जब हम बात करते हैं देश और काल से संबंधित संस्कृति के प्रसार में भाषा मुख्य भूमिका अदा करती है, और भूगोलवेत्ता भिन्न भिन्न संस्कृतियों के पहचान के संकेत के रूप में प्राय भाषा का उपयोग करते हैं। इस तरह कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आगे चलते हैं हम, कथन पढ़ लेना। मानव प्रजातियों का जैविक रूप से अस्तित्व नहीं होता है, फिर भी प्रजातियां सामाजिक रचनाओं के रूप में विद्यमान होती हैं। मानव प्रजातियों का जैविक रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रजातियां सामाजिक रूप से रचनाओं के रूप में विद्यमान होती हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा कारण और। तो बिल्कुल जो रचनाओं के रूप में तो क्या है, बिल्कुल होती हैं, तो यानी ये तो सही लग रहा है। आगे पढ़ लेते हैं। आगे है कारण। आज विश्व में प्रजातीय घृणा और पूर्वाग्रह सभी अति सर्वनिष्ठ है, जो कि कुछ भी भिन्न है उसे विवेकहीन नफरत के फलस्वरूप क्या उत्पन्न होते हैं। तो ये यार दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। क्योंकि मानव प्रजातियां जैविक रूप से अस्तित्व में नहीं होता, फिर भी प्रजातियां सामाजिक रचनाओं के रूप में विद्यमान होती हैं। आज विश्व में प्रजातियां घृणा और पूर्वाग्रह अति सर्वनिष्ठ हैं, जो कि कुछ भी भिन्न भिन्न हैं उससे विवेकहीन नफरत के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं। इस तरह कथन एवं कारण दोनों सत्य है एवं कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है। नीचे दिए गए कथनों में से अभिकथन और कारण का नाम दिया गया है। जैसे भारत बहुधार्मिक तथा बहुनृत्य जातीय समाज है। नृत्य जातीय समाज है, तो बिल्कुल हम बात करते हैं भारत की तो बहुधार्मिक है, सभी धर्मों के लोग हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, और बहुनृत्य जातीय है, और बहुनृत्य जातीय भी देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत का संविधान सभी नागरिकों को व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के बगैर मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है ना, आर्टिकल 15
आपको ये सुविधा प्रदान करता है। यार दोनों सही है, लेकिन व्याख्या इनकी आपस में सही नहीं है। थोड़ा सा पढ़ें। भारत में अनेक जातियाँ, भाषा तथा धर्म के लोग निवास करते हैं, लेकिन एक बात जो विशिष्ट है वह यह है कि सभी सद्भावना पूर्वक रहते हैं और भारत में प्रत्येक वर्ग के लोगों को संविधान में समान अधिकार है। किसी भी वर्ग विशेष के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। आप किसी भी वर्ग से हो, आप किसी भी जाति से हो, किसी भी लिंग से हो, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और ये संविधान का आर्टिकल 15 में ये सुविधाएं प्रदान कराता है। ठीक है, तो आज हो गए हमारी ये 50 क्वेश्चन और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और निरंतर अपने श्रद्धाएँ में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।